नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी वायनाड में राहुल गांधी की दमदार एंट्री की, अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर मचे सियासी घमासान की, बात करेंगे मणिपुर मुद्दे पर एनडीए में हुए दो फाड़ की, पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में होने वाली बगावत की, साथ ही जानेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे उद्धव ठाकरे के निशाने पर आए पीएम मोदी की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सितंबर में नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस के दौरे पर राहुल गांधी करेंगे ईयू नेताओं और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार पर लगाया कावेरी का पर्याप्त जल नहीं देने का आरोप। अनवर उल हक होंगे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, 14 अगस्त को लेंगे शपथ। संसद भंग करने के फैसले के 2 दिन बाद हुआ फैसला। दिल्ली सेवा बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब एलजी के पास होंगे अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के वायनाड दौरे पर हैं। वायनाड जाने से पहले आज राहुल गांधी ने ऊटी के पास आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की थी, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं वो आदिवासियों के साथ डांस करते भी नजर आए। इसके बाद वो वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर भी पीएम मोदी ने मणिपुर पर सरकार की रणनीति पर कुछ नहीं कहा, और इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में फिर पीएम पर सवाल उठा दिए। राहुल ने कहा कि मणिपुर में भारत के विचारों की जान ली गई। बीजेपी और संघ के विचार के चलते आज मणिपुर में ऐसे हालात बन गए हैं। बीजेपी और आरएसएस हमारे परिवार के विचारों को समझ नहीं सकते। वो जितना हमें दूर करेंगे, हम उतना ही करीब आएंगे। मोदी सरकार मणिपुर के लोगों को समझ नहीं पाई है, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। मणिपुर में हजारों लोग हैं जिन्होंने इसे झेला है। किसी का घर जला दिया गया है, किसी की बहन का उत्पीड़न किया गया है, और किसी के भाई और माता पिता की जान ले ली गई। ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरे मणिपुर में मिट्टी का तेल फेंक कर चिंगारी दिखा दी। ये ही मणिपुर की स्थिति है। और प्रधानमंत्री ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट तक बात की, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट बात की। वे हंसे, मजाक किया, उनका मंत्रिमंडल हंसा, मजाक किया। उन्हें मणिपुर की चिंता नहीं है। मणिपुर को लेकर हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन पीएम सिर्फ 2 मिनट ही इस पर बोले, जबकि मैंने जो मणिपुर में देखा वो कहीं नहीं देखा। वहां महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया है। राहुल के तेवरों से साफ है कि वो मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस की मजबूती का संकेत है। इधर अधीर रंजन ने भी बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का संकेत दिया है। कांग्रेस सांसद के लोकसभा से निलंबन पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता की माने तो वो जल्द सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। वो तब तक निलंबित रहेंगे जब तक कि संसद की विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। उन पर लोकसभा में मिसकंडक्ट का आरोप लगा है। अधीर रंजन चौधरी का मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया है, और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उनको लोकसभा से निलंबित किया गया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मेरा इरादा पीएम का अनादर करने का नहीं था। मैंने महाभारत का जिक्र सिर्फ उदाहरण के लिए किया था। जिसके बाद लोकसभा से निलंबित किए जाने और संसद की मानसून सत्र के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, और सत्र में उनके खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह डाली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी देखिए। दादा, आपके संसद में साथी हैं, वरिष्ठ वकील हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कि आपका जो निलंबन है ये फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। क्या आप ये कदम उठाएंगे? हाँ, उठा सकते, जरूरत पर तो उठा सकते, और वो जो कहा ना मजबूरी से उठा सकते। और एक चीज और जो आप कह रहे हैं कि पहले आपको फांसी दे दी गई, फिर आपका मुझे लगता है क्या करें। मैं सवाल सुन लीजिए, क्या जो प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई होगी उसके सामने आप पेश होकर के? बिल्कुल, बुलाने से जब बुलाएंगे तब पहुंच जाऊंगा। मैं तो बड़ा अस्थिर होकर बैठे हैं, अधीर होकर बैठे हैं कि कब मुझे बुलाया जाए। I have a question. जरूर जाऊंगा।
देखिए, जो नियमों है, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सब मान के चलते हैं हम लोग, और मान के चलूंगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने हमें वोट देकर, उनकी आशीर्वाद दुआ लेकर नुमाइंदे बनते हुए आए हैं, तो नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ना, तो जरूर हम करते रहेंगे। अधीर रंजन के साथ हुई नाइंसाफी पर वो खामोश नहीं रहने वाले हैं। वहीं मणिपुर से सांसद भी अब खामोश नहीं रहेंगे। मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष मोदी सरकार के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी ने जिस तरह से लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उसका तोड़ भी पीएम मोदी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इधर एनडीए गठबंधन में भी मोदी के खिलाफ बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में जातीय संघर्ष को भड़के हुए 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य के हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर मणिपुर तक सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। अब इस मुद्दे को लेकर मणिपुर आउटर से सांसद लोरुहु फोजे ने मोदी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीएफ यानी नागा पीपुल्स फ्रंट के नेता लोहरू फोजे ने एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं, जो दिल्ली से मणिपुर तक सियासी जमीन को हिलाने वाली हैं। एनपीएफ सांसद ने कहा, मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। मुझसे कहा गया कि गृह मंत्री ही बोलेंगे। फोजे ने आगे कहा, मैं संसद के पहले दिन से ही सदन में मौजूद था। राहुल गांधी ने मणिपुर के लिए अच्छा बोला। इसकी वजह यह है कि वो हिंसा के बाद ही मणिपुर गए थे और वहां के लोगों से बातचीत की थी। इससे वहां के लोगों में उनके प्रति पर्सनल टच पैदा हुआ। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर मुद्दे पर मेरा बोलना बहुत जरूरी था। हम इस मुद्दे को लेकर इमोशनल हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि वहां की स्थिति को लेकर पब्लिक कैसा महसूस कर रही है। यह हमको बोलना ही पड़ेगा। मेरी पार्टी बीजेपी के साथ मणिपुर में गठबंधन में है, इसलिए हमने गृह मंत्री को ही बोलने दिया। हालांकि हमारा बोलने का बड़ा मन था। बीजेपी ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन ये सच है कि मेरा मणिपुर जल रहा है। 100 दिन से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक हिंसा नहीं थमी है। ये दुखद है। मणिपुर में एनपीएफ के कई नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अब एक और नेता का यह बयान मोदी सरकार की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। मणिपुर मुद्दे पर एनडीए में दो फाड़ नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में भी बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। ये दावा किया है सीएम अशोक गहलोत ने। तो क्या कहा है गहलोत ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस ने तो अभी से ही टारगेट सेट कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की माने तो पार्टी मिशन 156 पर काम कर रही है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इस बीच सीएम गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजस्थान बीजेपी से लेकर दिल्ली बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा, मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हो गया है। पार्टी में उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। पीएम मोदी को लेकर गहलोत के इस दावे में काफी दम नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य में ही बीजेपी के कई कद्दावर नेता पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। पूर्व मंत्री और बीकानेर के कोलायत विधानसभा से विधायक रह चुके देवी सिंह भाटी ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर वसुंधरा राजे की अनदेखी और उपेक्षा होती है तो वो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं, जिसमें योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया जाएगा। अब सीएम गहलोत ने भी ये बात कही है कि बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी बैठकों में भी पीएम मोदी को लेकर विरोध की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी के किसी बड़े नेता से बात कर लीजिए, पीएम मोदी को लेकर बीजेपी पार्टी में क्या हालात बने हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी की जो सोच है उसको लेकर उनके खिलाफ आने वाले वक्त में बड़ी बगावत हो सकती है। अब देखना होगा कि सीएम गहलोत के इस बयान पर बीजेपी क्या कहती है, लेकिन गहलोत के दावे के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। पीएम मोदी के खिलाफ अब बीजेपी नेता ही मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार ने 10 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर संसद में बिल लेकर आई, जिस पर अब ममता बनर्जी ने तीखा बयान दिया है। तो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने बिल के विरोध में कहा है कि अभी सीईसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है।
हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। सीजीआई को नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना बीजेपी की बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उनके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं, माय लॉर्ड, हमारे देश को बचाइए। बता दें, इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे पूरे पैनल के सदस्यों की नियुक्ति में सरकार को नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 पेश किया था। गौरतलब है कि कई विपक्षी दल केंद्र के इस बिल के विरोध में है। कांग्रेस, तृणमूल, आप और वाम दलों सहित अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ने बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पलटने का आरोप भी लगाया है। ममता बनर्जी के इस वार से बीजेपी परेशान है। इधर देश में बढ़ती नफरत ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। 31 जुलाई को चलती जयपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने सीनियर टीकाराम मीणा और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर जान ले ली थी। चेतन सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, लेकिन जिन लोगों की जान चेतन ने ली वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों पीड़ित दिखाई दे रहे हैं परेशान, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या जयपुर एक्सप्रेस में 4 लोगों की जान लेने वाला आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह आसानी से छूट जाएगा? क्या चेतन सिंह मानसिक बीमारी के बहाने से आसानी से जेल से बाहर आ जाएगा? तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की जान चेतन सिंह ने ली, उनके परिवार को देश छोड़ना पड़ेगा। दरअसल जिन लोगों की जान चेतन ने ली, उनमें कादर भानपुरवाला का नाम भी शामिल है और अब भानपुरवाला का परिवार देश छोड़ने की बात कह रहा है। कादर भानपुरवाला के बेटे हुसैन भानपुरवाला ने कहा कि अब इंडिया में रहने से डर लगता है। डर के साए में हम लोग यहाँ सांस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने मामले की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। हुसैन ने कहा कि जांच एजेंसी अभी तक ये पता नहीं कर पाई कि चेतन ने मेरे पिता की जान क्यों ली, क्यों उसने एक के बाद एक 4 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि चेतन की मानसिक हालत सही नहीं थी। अगर चेतन मानसिक रूप से बीमार था तो फिर उसने एक ही समुदाय के लोगों की पहचान कर निशाना क्यों बनाया, जबकि ट्रेन में और भी लोग बहुत थे। उन्हें आरोपी ने कुछ भी नुकसान नहीं किया, सिर्फ दाढ़ी देखकर निशाना क्यों बनाया। ये घटना 31 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में हुई थी। आरोपी चेतन ने पहले अपने सीनियर टीकाराम मीणा को गोली मारी। इसके बाद वो B4 कोच की ओर बढ़ा, जहां उसने भानपुरवाला और मोहिद्दीन को पेंट्री कोच और शेख को S6 में गोली मारी। इन सभी की जान चली गई। राजस्थान की इस खबर के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हरियाणा सरकार ने कहा है कि जनता स्वतंत्रता दिवस पर माटी के साथ में सेल्फी भेजे, मगर सरकार को ये सोचना होगा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण पवित्र भाईचारे की इस मिट्टी का रंग आखिर कैसा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी पर उद्धव के तंज की। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के सदन में दिए बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। विपक्ष भी उनके भाषण पर हमलावर है। इसी कड़ी में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने सामना में पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है।
अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब को लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख सामना में निशाना साधा गया है। इसके संपादकीय में कहा गया है, 2 घंटे के भाषण में पीएम मोदी सिर्फ 3 मिनट मणिपुर पर बोले, बाकी का उन्होंने वही रटा रटाया कांग्रेस पुराण सुनाया। सामने में लिखा गया है कि बीजेपी को अब दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहिए। मोदी की एक्सपायरी डेट 2024 तक ही है। इसमें कहा गया है कि 2024 में मोदी का सूरज नहीं उगेगा, वो सूर्य के मालिक नहीं है। सामना में ये भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण प्रधानमंत्री को लोकसभा में आकर बोलना पड़ा। पंडित नेहरू की वैश्विक आभा और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के काम मोदी के लिए यातना की तरह हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी इस यातना से उबर नहीं पाए हैं। संपादकीय में आगे कहा गया है, मणिपुर समस्या का ठीकरा उन्होंने पंडित नेहरू पर फोड़ा, तो फिर पिछले 10 सालों में सत्ता में रहकर आपने क्या किया? 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद मणिपुर का ठीकरा नेहरू पर फोड़ना, ये राजनीतिक दिवालियापन ही है। पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि मणिपुर में जल्द ही शांति का सूरज उगेगा। इस पर तंज कसते हुए अखबार ने लिखा, जब आप कहेंगे उगने के लिए तभी उगेगा। क्या सूर्य पर बीजेपी का मालिकाना हक है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कईयों के मुखौटे उतर गए और सत्ता पक्ष का चिड़चिड़ापन सभी के सामने आ गया। राहुल गांधी का भाषण ही इस चिड़चिड़ेपन की मुख्य वजह रही। आज राहुल गांधी 10 साल पहले वाले नहीं रहे। इतना ही नहीं, सामना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा गया और लिखा गया, शाह मोदी की निजी जरूरत की वजह से गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं। तानाशाह को अपने गैर कानूनी आदेशों को लागू करवाने के लिए एक करीबी हवलदार की जरूरत पड़ती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।